आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का हिंदी चैप्टर 2 दादी माँ। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देख बाद मेरा सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अब इसका मतलब समझते हैं। दादी माँ को बहुत कमजोरी है, पर वह बोल रही है। सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो प्राय अनमना सा हो जाता है। बीसों गर्मी मतलब बहुत गर्मी। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे शुभचिंतक मतलब जो मेरा अच्छा चाहते हैं मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देती है, मतलब जो छुट्टियां आने वाली होती है उसको पहले ही बता दी जाती है। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मेरे पीठ पीछे मेरे मित्र कहते हैं कि मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। कमजोर, आपको कमजोर मतलब तो पता ही होगा। प्रतिकूलता मतलब जैसे कोई विपदा थोड़ी सी भी आ जाती है तो वह डर जाता है और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब उन बातों को ना सोचूंगा। अब वह कहता है कि अब मैं जो पिछली बातें हैं अब मैं उनको नहीं सोचूंगा। जाओ, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। वो बोलता है जाने दो, क्या हुआ, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत मतलब जो ठंड की शीत आसमान से आप पड़ते हुए देखते होंगे जो पानी पानी सा होता है। किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है, एकदम साफ स्वच्छ, और उसकी धुंधली आंखों के सामने कोई छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर अपनी ही पानी हिलोल ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर और मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़ककर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है मतलब उसे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर ही पानी हिलोल ले रहा है। उसके गांव के चारों तरफ पानी हिलोल मतलब जैसे उठती है बैठती है, हिलोल ले रहे हैं। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर के वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब जो घासों के बीज है और सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र मतलब एक अजीब सी
बदबू छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। जो आपने कीचड़ देखे होंगे वो कीचड़ सूख गए हैं। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। गांव के लड़के जो है, गांव के बच्चे जो है, वह झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों, मतलब जो पानी से भरा जलाशय है उसमें कूद रहे हैं। धमाके से कूद रहे हैं, बहुत उछल के कूद रहे। अपने अपने सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं। आषाढ़ मतलब जो ठंड होती है। जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़। चैत मतलब जनवरी, उसमें जो मतलब त्योहार आती है मकर संक्रांति, उसमें आपको पता होगा लाई खाते हैं। अब चलिए अगला पेज पढ़ते हैं। की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मतलब जो क्वार के दिन हैं, अगर उनको झाग भरे जलाशय में कूदना ना मिले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। मतलब जो लेखक है वो कहता है मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। मतलब लेखक को ना जाने थोड़ा थोड़ा बीमारी क्यों अच्छी लगती है, और उसको दिन भर नींबू और साबु मिले तो और मज़ा आता है। इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। मतलब जो लेखक को ज्वर हुआ, मतलब बुखार हुआ, वो चढ़ता ही गया, मतलब और बढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। रजाई पर रजाई मतलब उसको बहुत ठंड लग रही थी, और उतरा रात 12 बजे के बाद। और जो उसका बुखार था वो रात 12 बजे उतरा। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सग्गे टपके हुए जल की शीतलता आते ही सर पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े में सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। मतलब उसकी दादी माँ उसको छू कर ज्वर का पता लगाती, मतलब बुखार का पता लगाती थी। दालचीनी लेप 20 छू का अनुमान। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। कोई माँ के घर में सीधे बाहर से आकर तो दादी वही गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद है। मतलब उसकी दादी माँ को 50 किस्म के दवाइयों के नाम याद है। मैं कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वह भी
वही काम हाथ छूना अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारियों विश्व चुका के दिनों में रोज सवेरे कोई उनसे सीख वाह में देर होती। मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबु डॉक्टर साहब नाड़ी देख जाते हैं। और नाड़ी मतलब जो हाथ छूते हैं, हाथ की नस। खिचड़ी या साबु डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। और कुनाइन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब पता नहीं ऐसे बुखार को उनको बुलाने का मन नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी जो किशन भैया थे उनकी शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। मतलब उसकी दादी माँ बहुत खुश थी, दिन भर गायब रहती। जब दिन भर घर में वो नहीं रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। रोशन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न माना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने उसकी दादियाँ सोचती थी कि अगर मैं ना रहूँ तो इनका कुछ काम नहीं हो सकता। उसे जानते कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। अगले दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। 100 ना होगा, 96 रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। मैं पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लूँगी है, आजकल फसल दूंगी, फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी, आजकल करने फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी। अब क्या तेरी दूसरी फसल कटेगी। उसकी दादी माँ कहती है, क्या तेरी दूसरी फसल अब कटेगी। दूंगी, मालकिन रामी की चाची रोती, दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार होगा। दूंगी, मालकिन मतलब दादी माँ को कोई मालकिन का। रामी की चाची रोती, दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ पैरों की ओर झुकी। बिटिया शादी, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी निस्तार कैसे होगा। हट अब हाँ कि अरे दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो, मैंने इस अप्रिय प्रसंग नानी गरम बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चल गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी के पूतों फूल दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उरीन होगी बेटा, भगवान भला कर। हमारी मालकिन का कल आंटी पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी 10-5 के लिए हंसाई न हो। देवता की बेटी देवता। उस रोज बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात। विवाह के 4-5 रोज पहले से औरतें रात भर गीत गाती थी। मतलब विवाह से पहले औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की अभिनय भी होता है। प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह पुत्रोक्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। वो बीमार था लेखक, इसलिए वो बारात में नहीं जाता। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। दलान मतलब जो बाहर का हिस्सा होता है। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और क्या ब्रह्मा का मन एक सा होता है।
मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए। मतलब लेखक सोचता अगर मैं जोर से हंसूँ तो मेरा भेद खुल जाए, निकाल बाहर क्या जाऊँगा। पर भाभी बात पर हंसी एक न भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहा, हो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी लड़की मुझे क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा। भाभी मैं जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभ्यदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती। परिस्थितियाँ का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। मतलब जो उसके दादा थे, उसकी दादी उनकी मृत्यु के बाद बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा स्वयं जो धोखा दिए, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते। दादा मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाली, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त। मुंह में राम मतलब वो सामने अच्छा बोलेंगे और उसके पीठ पीछे उसका बुरा भला कहेंगे। से भी डामाडोल कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पीले और पाले की सती हड्डियों में घुसी पड़ती थी। मैंने देखा माँ गोली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक और दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उसके स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछा। तुम रोती थी? क्या है? पूछ। दादी माँ ने कहा, क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादियाँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल धोती बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। बेटा रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी की और किशन हैया मन सारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू मिलन रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी ही उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर गया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साप्रस देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ गया है। उसने देखा कि आज दिन बहुत चढ़ गया। खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखे लेकर मेरी खिड़की पर बैठा। मतलब खजूर के पेड़ से एक उड़ता हुआ कौवा उसकी खिड़की पर बैठा, मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठे, क्या सच दादी माँ नहीं रही? काँप रही है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। मतलब किशन भैया का संदेश आया कि अब दादी माँ नहीं रही। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है कि दादी माँ अब नहीं रही। मतलब मन बोलता है कि अब
ऐसा कैसे हो सकता है? दादी माँ कैसे मर सकती है? आप देख सकते हैं। और इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। ये कहानी हो चुकी है। अब कल इसका तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके भी ये लिख सकते हैं। ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में भी शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि और बच्चे आप जैसे सीख सके। धन्यवाद।